गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए जी, तो लास्ट क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड लेंथी टॉपिक, दैट इज योर ब्रांच अकाउंट्स। ठीक है, बहुत से लोग आज पहली क्लास अटेंड कर रहे हैं उसकी, तो एक बार मैं क्या करता हूँ, क्विक रिकैप दे देता हूँ कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। बहुत डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक फटाफट रिकैप दे देता हूँ ताकि आप आज वाली क्लास को समझ पाओ। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने ब्रांचेस समझी थी। बेसिकली उसका ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखा था कि ब्रांच होती क्या है, ब्रांच अपनी अकाउंटिंग कैसे करती है, वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ब्रांच क्या होता है? ब्रांच का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एंटिटी अगर अपने काम को फैलाना चाहती है, बढ़ाना चाहती है, तो वो अपनी ब्रांचेस खोल लेगी, अपनी क्या करेगी, शाखाएं खोल लेगी, सो दैट वो उनके थ्रू अपने बिजनेस को क्या कर सके, एक्सपेंड कर सके। यानी कि ब्रांचेस किस लिए खोली जाती हैं? इन ऑर्डर टू एक्सपेंड द बिजनेस एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए और बिजनेस को फैलाने के लिए अगर हम कुछ डिविजन्स खोल देते हैं अपनी, वो क्या कहलाती है? ब्रांचेस कहलाती है। ठीक है, ओके। अब ब्रांच हमारी बेसिकली दो तरीके की होती हैं। कौन कौन सी ब्रांच होती है दो तरीके की? बताओ। एक होती है आपकी इंडिपेंडेंट ब्रांच और एक होती है आपकी डिपेंडेंट ब्रांच। इंडिपेंडेंट ब्रांच, ये दो वर्ड्स पे बहुत मैं जोर दे रहा हूँ क्योंकि यही आपका चैप्टर का पार्ट है। मेन हिस्सा वो यही है, इन्हीं के आगे पीछे घूमेगा पूरा चैप्टर। ठीक है, इंडिपेंडेंट ब्रांच वो ब्रांचेस हो गई जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को खुद मेंटेन करती है। यानी कि वो ब्रांचेस जो अपने सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रही है, वो क्या कहलाएगी? इंडिपेंडेंट ब्रांच कहलाएगी। यानी कि जो अपनी सारी प्रॉपर अकाउंटिंग करती है। ठीक है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं प्रॉपर अकाउंटिंग करना। मान लो मैं यहाँ पर, मेरा पीतमपुरा में, दिल्ली में पीतमपुरा में हेड ऑफिस है, और एक मैं अपनी ब्रांच खोल देता हूँ, लेट से कहाँ पर, पंजाब में। पंजाब में भी मैंने अपना कोचिंग सेंटर खोला और उसने अपनी ब्रांच बना दिया कि मेरी पंजाब में ब्रांच है। ऐसे ही मैंने एक हरियाणा में खोल दिया। ठीक है, तो मान लो अगर मेरी पंजाब वाली ब्रांच क्या करती है, अपने सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर्ली मेंटेन करती है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने का मतलब क्या होता है? जर्नल एंट्रीज डालना, लेजर बनाना, ट्रायल बनाना, बैलेंस शीट, पीएनएल वगैरह सब चीजें बनाना। इसी को तो बोलेंगे ना प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना, प्रॉपर अकाउंटिंग करना। दैट मींस अगर मेरी पंजाब वाली ब्रांच ये सारी चीजें सेपरेटली मेंटेन कर रही है, अपनी खुद अकाउंटिंग कर रही है, तो वो ब्रांच क्या कहलाएगी? मेरी इंडिपेंडेंट ब्रांच कहलाएगी। समझ में आता है? इंडिपेंडेंट ब्रांच। दूसरा आता है डिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच क्या हो गया? डिपेंडेंट मतलब जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रही, यानी कि मैं अदर देन इंडिपेंडेंट ब्रांच को डिपेंडेंट बोल सकता हूं। वो ब्रांचेस जो अपनी खुद बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रही है, उसे हम क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट ब्रांच बोलेंगे। हरियाणा में मैंने एक ब्रांच खोला, हरियाणा वाली ब्रांच क्या करती है? वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करती है। वो क्या करती है? वो सिर्फ एक रिकॉर्ड मेंटेन करती है। अब देखो, रिकॉर्ड तो उसे मेंटेन करना पड़ेगा कि कितना पैसा आया, कितने खर्चे किए। भाई कोचिंग सेंटर मान लो हरियाणा में भी चल रहा है, तो वो ये तो मेंटेन करेगी ना रिकॉर्ड की, भाई कितने स्टूडेंट रजिस्टर हुए एक महीने के अंदर, कितनी उनसे फीस कलेक्ट हुई, मंथली कितना खर्चा होगा। लेकिन ये सारा रिकॉर्ड मेंटेन कर आके वो एक इन्फॉर्मेशन किसको सप्लाई कर देगी? हेड ऑफिस को सप्लाई कर देगी। तो अगर ब्रांच इस तरीके से काम कर रही है तो वो क्या हो जाएगी? आपकी डिपेंडेंट ब्रांच हो जाएगी। सब ब्रांचेस खर्चे करने के लिए पैसा किससे लेगी? पैसा हेड ऑफिस से लेगी, प्लस वो खुद भी कलेक्ट करती हैं पैसा। ठीक है, तो आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में कैसे बाइफरकेट करना है कि जो ब्रांचेस अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सेपरेटली मेंटेन कर रही है वो होगी इंडिपेंडेंट ब्रांच, और जो सेपरेट अकाउंटिंग नहीं कर पा रही है, सेपरेटली बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रही है, वो होगी आपकी डिपेंडेंट ब्रांच। क्लियर होता है दोनों बातों में फर्क? ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ, आप क्वेश्चन में कैसे आइडेंटिफाई करोगे इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है? ये बड़ा एक क्रिटिकल एरिया है कि क्वेश्चन में हाउ वुड यू आइडेंटिफाई कि ब्रांच डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। मान लो अगर क्वेश्चन में आपको एक XYZ ब्रांच है, मुंबई ब्रांच, उसका ट्रायल बैलेंस दे रखा है, अब आप बताओ वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? अगर किसी ब्रांच का ट्रायल बैलेंस दे रखा है, तो ट्रायल बैलेंस देने से क्या वो डिपेंडेंट हो जाएगी या इंडिपेंडेंट हो जाएगी या कुछ भी हो सकती है? सर कितने बच्चे कहते हैं सर इंडिपेंडेंट ही होगी? कितने बच्चे कहते हैं सर कुछ भी हो सकती है, डिपेंडेंट भी हो सकती है, इंडिपेंडेंट भी हो सकती है? ट्रायल से थोड़ी ना पता लगेगा। कोई ऐसा है? कितने कहते हैं डिपेंडेंट होगी? आप लोग क्या कहते हो? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट आंसर इज, देखो ट्रायल अगर उसका मेंटेन है तो वो अपनी अकाउंटिंग कर रही है ना ब्रांच। कोई भी ब्रांच अगर आपको ट्रायल बैलेंस बना के दे रही है, दैट मीन्स उसने अपनी अकाउंटिंग करी होगी। आप बचपन में ट्रायल बैलेंस बनाते थे, तो ट्रायल बैलेंस के पीछे क्या होता था? लेजर होता था, उससे भी पहले जर्नल होता था। यानी कि जब हम प्रॉपर अकाउंटिंग कर रहे हैं तभी तो मैं ट्रायल बना रहा हूँ।
तो अगर कोई ब्रांच आपको ट्रायल बैलेंस बना के दे रही है, दैट मीन्स उसने अपनी प्रॉपर अकाउंटिंग करी है, और अगर प्रॉपर अकाउंटिंग करी है तो वो क्या हो जाएगी, ऑलवेज इंडिपेंडेंट ब्रांच। ठीक है, तो यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में किसी ब्रांच का ट्रायल दे रखा है, दैट मीन्स वो ब्रांच हो जाएगी आपकी इंडिपेंडेंट। लेकिन जस्ट इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ब्रांच में इतना पैसा है, ब्रांच के इतने डेटर्स है, ब्रांच ने इतनी सेल करी है, ब्रांच ने इतना खर्चा किया है, ट्रायल कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ उन्होंने एक नॉर्मल डेटा दे रखा है, तो वो क्या हो जाएगी आपकी डिपेंडेंट ब्रांच। ठीक है, बात समझ में आती है। अच्छा, मुझे इस चैप्टर में सीखना क्या है, मुझे सीखना है कि सर एक, अच्छा ब्रांच तो होगी, शाखाएं, जो उनके ऊपर खड़ा हुआ है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाता है हेड ऑफिस। वो क्या होता है, हेड ऑफिस। हमें सीखना है कि ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा, ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा। देखो ये कंपनी है जिसका हेड ऑफिस लेट से है दिल्ली में, ठीक है, इसने अपनी ब्रांच खोल दी। कहाँ कहाँ पर ब्रांच खोली, एक खोली ब्रांच नंबर 1, ये खोली पुणे में, मान लो कोचिंग सेंटर है, ठीक है, कोचिंग सेंटर समझते हैं। आप सबको पता है सर कोचिंग सेंटर कहाँ कहाँ पर है, पुणे में होते हैं, ठीक है। ब्रांच 2 मुंबई में खोल दी, मुंबई में होते हैं कोचिंग सेंटर, CACMA की बात कर रहा हूँ मैं। ब्रांच 3 और बताओ कहाँ होता है CACMA के कोचिंग सेंटर, कोलकाता में होते हैं। और कहाँ कहाँ पर होता है, ब्रांच 4 और जयपुर में होता है, गुड, चेन्नई में भी होते हैं, ठीक है। ब्रांच 5 दुबई, क्या दुबई में भी अपना कोचिंग सेंटर चला सकता हूँ? आपको पता है दुबई में इंडियन CACMA अलाउड होता है, CMA तो खैर वर्ल्ड वाइड ही अलाउड होता है, लेकिन अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बात करूँ तो दुबई में इंडियन CAs काम कर सकते हैं, CMA तो वर्ल्ड वाइड ही काम कर सकता है, ठीक है। एक ब्रांच मैंने कहा खोल दी दुबई में कि मैं CACMA की, इंडियन CACMA की तैयारी दुबई में भी करवाऊंगा, ठीक है। पहली बात तो ये बताओ सर विदेश में ब्रांच खोल सकता हूँ मैं? आंसर इज खोल सकते हैं, उसे हम बोलते हैं फॉरेन ब्रांच। क्या बोलते हैं उसे? फॉरेन ब्रांच, ठीक है, ओके। अब मैंने आपको बोला कि ये दोनों ब्रांचेस है मेरी, क्या ये दोनों है मेरी इंडिपेंडेंट, कि भाई साहब ये पुणे और मुंबई वाली ब्रांच वो कहते हैं कि हम ना आपको बार बार रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करके दे सकते, हम बार बार आपको समरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, हम क्या करेंगे, हम खुद ही अपनी अकाउंटिंग करेंगे, अकाउंटिंग कर कुरा के आपको ट्रायल बैलेंस दे दिया करेंगे, फिर आप इसको अपने साथ मर्ज कर देना। तो ये होगी आपकी इंडिपेंडेंट ब्रांच। लेकिन कोलकाता और जयपुर क्या कहता है? कोलकाता और जयपुर कहता है कि भाई साहब हमारे पास ना इतनी ट्रांजेक्शन नहीं है, जितना मुंबई पुणे में स्टूडेंट्स आ रहा है उतना कोलकाता जयपुर में लेट से नहीं आ रहा, ठीक है। तो नहीं आ रहा तो क्या कहता है, वो कहता है कि मैं अपने रिकॉर्ड्स अलग से मेंटेन कर ही नहीं सकता, इतनी फीस कलेक्शन होती नहीं है, तो मैं क्यों अलग से एक अकाउंटेंट रखूं, ठीक है। तो एक काम करता हूं, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आएगी ना उसके लिए मैं सुपरवाइजर टाइप रख लेता हूं, और वो सारा रिकॉर्ड बना के आपको डेटा शेयर कर दिया करेगा, मंथली क्वार्टरली जैसे भी आप मांगोगे वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ब्रांच क्या होगी? डिपेंडेंट होगी। तो कोलकाता और जयपुर कह रहा है भाई साहब आप अकाउंटिंग खुद ही कर लेना, हमसे डेटा ले लेना, अकाउंटिंग आप खुद कर लेना। लेकिन मुंबई पुणे क्या कहता है, वो कहता है आपको अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, हम अकाउंटिंग करके देंगे, आप बस अपने साथ अपने मर्ज कर लेना। तो समझ गए इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट। नाउ द क्वेश्चन इज, ब्रांच है दुबई में, ब्रांच है कहां पर? दुबई में। तो मुझे बताओ दुबई वाली ब्रांच, फॉरेन वाली ब्रांच क्या इंडिपेंडेंट होगी, डिपेंडेंट होगी, या कुछ भी हो सकती है? फॉरेन वाली ब्रांच, बड़ा सही क्वेश्चन है, फॉरेन वाली ब्रांच, दुबई वाली ब्रांच इंडिपेंडेंट होगी, डिपेंडेंट होगी, या कुछ भी हो सकती है? ऑलवेज इंडिपेंडेंट, ठीक है। ऐसा क्यों कह रहे हो? अगर ये कह दे दुबई वाली ब्रांच की मैं रिकॉर्ड ही नहीं मेंटेन, मैं अकाउंटिंग ही नहीं करना चाहता, मेरे से डेटा ले लो, अपने आप करते रहना अकाउंटिंग। एक चीज बताओ ना, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दुबई वाली ब्रांच कहते हैं कि भाई इतना स्टूडेंट्स नहीं आता, इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप क्या करो, आप इन्फॉर्मेशन मुझसे ले लो और अपने आप बनाते रहना अकाउंट्स, ठीक है। तो इज इट पॉसिबल कि वो उसे इन्फॉर्मेशन देता रहे और दिल्ली वाली हेड ऑफिस कह रहा है कि मैं अपने आप बना लूंगा रिकॉर्ड्स, आप बस इन्फॉर्मेशन दे देना? आंसर ही सर पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि दुबई की करेंसी और इंडियन की करेंसी तो अलग ही है ना। अगर दुबई वाली ट्रांजेक्शन हमें मिल जाएगी, दुबई में कौन सी करेंसी चलती है? दिरहम चलती है, ठीक है।
तो दुबई वाली कंट्री में जो ब्रांच है वो दिरहम में ट्रांजैक्शन दे रही है, उसको दिल्ली वाली ब्रांच करेगी कैसे रिकॉर्ड? वो तो ये कहेगी ना कि आप सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करके अपना ट्रायल बना के मुझे दे दो, फिर मैं उसे मर्ज करते टाइम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके मर्ज कर लूंगा। दैट मीन्स फॉरेन ब्रांच हमेशा ऑलवेज क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और फॉरेन ब्रांच, ठीक है। तो आपके कोर्स में ये 3 ब्रांचेस के क्वेश्चन आते हैं, इंडिपेंडेंट भी हो सकती है, डिपेंडेंट भी हो सकती है, फॉरेन भी हो सकती है। जो चीज हम इंडिपेंडेंट में सीखेंगे ना काम करना, वही हमारा फॉरेन में भी चल जाएगा। बस फॉरेन में थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा पॉइंट क्या आ जाएगा कि हमें ट्रांजैक्शन को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कि मान लो यूएस में है, यूएस डॉलर में है, तो वो तो यूएस डॉलर में हमें ट्रायल बैलेंस दे देगा। अब उसे इंडियन हेड ऑफिस जो है वो इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके तो मर्ज कर पाएगा ना, तो उसे इंडियन रुपीस में क्या करना पड़ेगा? मर्ज करना, कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS11, AS11 को हम यूज करते हैं, ठीक है। या फिर क्वेश्चन आएगा डिपेंडेंट का, जिसका काम करने का तरीका अलग है। तो डिपेंडेंट का काम करने का तरीका अलग है, इंडिपेंडेंट का काम करने का तरीका अलग है। तो ये 2 चीजें मेनली आपको सीखनी है, 3 चीजें कह सकते हो, फॉरम भी सीखोगे। इसके अलावा इस चैप्टर में आप छोटी छोटी और भी कई सारी ट्रांजेक्शन सीख लेते हो। जैसे होता है एक टॉपिक होता है इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन, कि 2 ब्रांचेस आपस में डीलिंग कर रही है, तो उसे हेड ऑफिस उन पे कैसे कंट्रोल रखे, ठीक है। वो एक छोटा सा टॉपिक है, वो आप सीख ले। तो यही वाला टॉपिक इंटर ब्रांच मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था। इंटर ब्रांच में बेसिकली होता है क्या, मान लो आप सब ब्रांचेज हो और मैं हेड ऑफिस हूँ, तो सब आप अलग अलग जगह पे बैठे हुए हो, आप सब ब्रांचेज हो, क्या आप आपस में ट्रांजेक्शन कर सकते हो? पहली बात तो ये, यस कर सकते हो। एक बैंक की अगर बात करूँ तो एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मैंने लास्ट क्लास में लिखा भी था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आपको पता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कितनी ब्रांचेज हैं? ये नियर अबाउट 24,000 ब्रांचेज है इंडिया में, और 58 ब्रांचेस के आसपास उसके आउटसाइड इंडिया भी है। सर स्टेट बैंक ऑफ SBI की ब्रांच इंडिया से बाहर भी है क्या? यूएस में भी SBI है क्या? क्या पाकिस्तान में भी SBI है? क्या बांग्लादेश में भी SBI है? श्रीलंका में भी SBI है? आंसर इज यस, हर कंट्री में SBI मिल जाएगा। क्यों है सर? क्यों है? क्योंकि हर कंट्री में आपको इंडियंस मिल जाएंगे, इंडियंस मिल जाएंगे तो उनके पास इंडियन रुपीस होने की संभावना है। इंडियन रुपीस अगर हैं तो उनको डिपॉजिट करने के लिए कुछ बैंक अकाउंट तो चाहिए, वो इंडिया तो आएंगे नहीं जमा कराने। हालांकि अब तो ऑनलाइन वो भी हो सकता है, लेकिन फिर भी उनको एक लोकल ब्रांच तो चाहिए ना काम करवाने के लिए। तो इसलिए हर बैंक की आपको लगभग मेन कंट्रीज में ब्रांचेस मिल ही जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 24,000 ब्रांच इंडिया में है। इट कुड बी डिपेंडेंट और इट कुड बी इंडिपेंडेंट, समझ रहे हो? डोमेस्टिक ब्रांच, जो इंडियन ब्रांच है उसे हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक ब्रांच। तो ये डिपेंडेंट भी हो सकती है, इंडिपेंडेंट भी हो सकती है। और 58 ब्रांच जो आउटसाइड इंडिया है, फॉरेन ब्रांच, ये ऑलवेज क्या होंगी? इंडिपेंडेंट। किसको 28 कर दूं? अच्छा 28,000 है, ठीक है, जो भी है 28,000 जो भी है, ठीक है, बात समझ में आती है, ठीक है। अच्छा तो मैं ये कह रहा था कि जो ये 28,000 ब्रांचेस हैं SBI की, क्या ये आपस में डीलिंग कर सकती है? यस सर कर सकती है, पैसे का लेन देन आपस में हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपस में डीलिंग अगर ये करे जा रही है हेड ऑफिस को बिना बताए, तो क्या हेड ऑफिस इन ट्रांजेक्शन्स पे कंट्रोल लगा सकता है, निगरानी लगा सकता है? नहीं लगा सकता। अगर आप सब आपस में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो, पैसा देना लेना खरीदना बेचना, अगर आप आपस में कर लेते हो, क्या मुझे पता लगेगा? अगर मुझे पता ही नहीं लगेगा तो मेरा कंट्रोल कैसा आएगा आपके ऊपर? मेरा कंट्रोल कैसा आएगा? नहीं आ पाएगा ना कंट्रोल। तो मैं क्या बोलूंगा? मैं ये बोलूंगा कि अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन इंटर ब्रांच कर रहे हो, आपस में कर रहे हो, तो आपको मेरे थ्रू रूट होके करनी पड़ेगी हर ट्रांजेक्शन। दैट मीन्स अगर आपने इनको पैसा दिया तो कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा कि आपने पहले सॉरी आपने पहले मुझे पैसा दिया और मैंने इसे दिया। डायरेक्टली आप इनको ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। आपने इनको सामान बेचा तो ऐसा डायरेक्टली नहीं हो सकता कि आप इनसे सामान बेच रहे हो, आप इनसे खरीद रहे हो, नहीं, पहले ये मुझे बेचेगा और मैं इसे सेल करूं। बात समझ में आती है? इसको बोलता है कि सर इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन्स को HO के थ्रू रूट किया जाएगा, सो दैट HO भी उनके ऊपर, हेड ऑफिस भी क्या कर सके, इन ट्रांजेक्शन्स के ऊपर कंट्रोल लगा सके। अब हेड ऑफिस करता क्या है? हेड ऑफिस मंथली और वीकली क्या करेगा? ब्रांचेस को बुलाएगा और ब्रांचेस को देखेगा कि इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन कितनी हो रखी है, और एक समरी शीट टाइप तैयार करेगा, लाइक दिस, कुछ इस तरीके से एक समरी शीट तैयार करेगा और एक नेट में एंट्री डाल देगा कि भी कौन सी ब्रांच डेबिट होगी और कौन सी ब्रांच क्रेडिट होगी।
सो दैट एचओ का कंट्रोल इनके ऊपर आ जाए। ये एचओ बनाएगा, क्योंकि कंट्रोल किसको लगाना है, एचओ लगाना है, ठीक है। बाकी अब मैं ये ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, फिर बहुत ज़्यादा टाइम खराब होगा, मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया, ठीक है। ब्रांच अकाउंटिंग सीखने से पहले आपको ये प्रॉमिस करना है अपने साथ। क्या प्रॉमिस करोगे, क्या शपथ लोगे, बताओ क्या शपथ ली थी? हाँ वही तो कह रहा हूँ, बताओ क्या शपथ ली थी? यस, कि सर अकाउंटिंग पर्पस के लिए, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अकाउंटिंग पर्पस के लिए ब्रांच और एचओ सेपरेट पर्सन है। वैसे तो वो सेम ही बंदे हैं, क्योंकि भाई मेरा ब्रांचेस हो, आप तो सेम ही पर्सन हो गए, ठीक है। लेकिन अकाउंटिंग सीखने के लिए, अकाउंटिंग करने के लिए आपको ब्रांच और एचओ को अलग अलग एंटिटी मानकर चलना है। जहां आपने दोनों को मिक्स कर दिया, वहां आपकी अकाउंटिंग एंट्री गलत हो जाएगी। समझ रहे हो? दैट मीन्स अगर मैं हेड ऑफिस हूं, मैंने कोई ट्रांजेक्शन करी है, तो उसका ब्रांच से कोई लेना देना नहीं है, ब्रांच उसे कुछ रिकॉर्ड नहीं करेगा। और अगर ब्रांच ने कोई ट्रांजेक्शन करी है, तो हेड ऑफिस का उससे कोई लेना देना नहीं है, हेड ऑफिस रिकॉर्ड उसे नहीं करेगी। तो ऐसे कुछ मैंने एंट्रीज लास्ट क्लास में सिखाई थी, कुछ थोड़ी बहुत एंट्री डलवा के दिखाई थी, लाइक दिस, कि भाई ये सब एंट्रीज हमारी कुछ होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहली एंट्री है गुड्स परचेज बाय हेड ऑफिस, हेड ऑफिस ने गुड्स परचेज करे तो हेड ऑफिस एंट्री डालेगा ना इसकी, परचेज टू कैश या क्रेडिटर्स, ब्रांच कुछ नहीं डालेगा। ऐसी अगर ब्रांच ने खुद सामान खरीदा तो ब्रांच एंट्री डालेगा परचेज टू कैश, हेड ऑफिस इसकी एंट्री कुछ भी नहीं डालेगा। ऐसे हमारे पास कई सारी ट्रांजैक्शंस आती हैं, ठीक है। इसके लिए आपको एक जो लास्ट क्लास है बैकअप लेक्चर वो देखना पड़ेगा, थोड़ा सा आइडिया आपको समझ आएगा, ठीक है। चलो, आता है थोड़ा बहुत समझ में कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। हाँ, मैं आपको एक चीज बता रहा था कि सर हम इस चैप्टर में सीखने क्या वाले हैं। ये जो एचओ है, ये एचओ, ये ओवरऑल, इसको ओवरऑल क्या निकालना है, ओवरऑल प्रॉफिट निकालना है कंपनी का, कि कंपनी ने ओवरऑल कितना प्रॉफिट कमाया है। कंपनी के अपना बैलेंस शीट क्या कहती है, ओवरऑल। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए इन सब ब्रांचेस को इसे अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। दैट मीन्स पहले आप ब्रांचेस को सीखोगे, ब्रांचेस की अकाउंटिंग सीखोगे, फिर उसे एचओ के साथ मर्ज करना सीखोगे, ठीक है। तो ब्रांचेस की अकाउंटिंग सीखने से पहले आपको देखना पड़ेगा ब्रांच फॉरेन है, इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, क्योंकि हर जगह आपकी अकाउंटिंग में थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। फिर ये सब करने के बाद उसे क्या करोगे, आप हेड ऑफिस के साथ मर्ज कर दो, ठीक है। तो ये कारण की वजह से थोड़ा सा चैप्टर आपका लेंदी हो जाता है ये, बट थोड़ा सा माइंड लगाते चले जाओगे तो मुश्किल नहीं है। जनरली बच्चों को मुश्किल लगता है, लेकिन मुश्किल नहीं है, सोचना पड़ता है, थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और थोड़ा लेंदी है इसलिए लगता है कि हाँ थोड़ा सा टफ है। ओके, अब लिखो आप पॉइंट। इंडिपेंडेंट ब्रांच, इसके अंदर आपको जो पहली चीज सीखनी है दैट इज योर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अकाउंट्स। इनकॉर्पोरेशन ऑफ अकाउंट्स लिखो। Following steps are applied for incorporation of final accounts। क्या हुआ, नहीं चलेगा ना, उसको ऑन करो और उसको फुल कर दो बिल्कुल। फॉलोइंग स्टेप्स आर अप्लाइड फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। हमें क्या करना है, हमें ब्रांच के अकाउंट्स को हेड ऑफिस के साथ मर्ज कर देना है, या फिर आप कह सकते हो कि हेड ऑफिस ब्रांच के अकाउंट्स को अडॉप्ट करेगा, इनकॉर्पोरेट करेगा अपने साथ। कैसे करेगा वो आपको देखना पड़ेगा। तो इसमें पहला स्टेप आता है, स्टेप नंबर 1, रिकंसाइल एचओ एंड branch balances in respective books। Entry should be journalized
where reconciliation is required. Entry should be generalized where reconciliation is required. Generally, reconciliation is required for goods in transit or cash in transit. Generally, reconciliation is required for goods in transit or cash in transit. ठीक है, पहले लिख लो, फिर स्टेप समझ में आ जाएंगे धीरे धीरे. स्टेप 2, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स in the books of branch after considering the effects of reconciliation. After considering the effects of reconciliation. Note closing stock may be missing. Closing stock may be missing for which stock account should be prepared. For which stock account should be prepared. Stock account at cost to branch. Stock account at cost to branch. To opening stock, to goods received from head office. हेड ऑफिस को शॉर्ट में हम HO लिखेंगे. बाय सेल्स एट कॉस्ट. सेल्स एट कॉस्ट, इससे मैं एक और नाम दे सकता हूँ, बताओगे क्या? सेल्स एट कॉस्ट तो क्या बोल सकता हूँ मैं? एक और नाम दे सकते हैं, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. वो यही तो होता है, सेल्स एट कॉस्ट प्राइस, उसे तुम क्या बोलते हैं? COGS. ठीक है, तो यहाँ पर सेल लिख लो या COGS लिख लो, बात ही क्या. बाय शॉर्टेज शॉर्टेज मतलब लॉसेस. शॉर्टेज का मतलब क्या हुआ? लॉसेस. अब लॉसेस आपने सुने होंगे, दो तरीके के लॉसेस होते हैं. एक होता है नॉर्मल लॉस और एक होता है एबनॉर्मल लॉस. थोड़ा दिमाग लगा के बताओ, यहाँ पर मैं कौन सा लॉस क्रेडिट कर रहा हूँ, नॉर्मल या एबनॉर्मल? यहाँ पर मैं कौन सा लॉस क्रेडिट कर रहा हूँ, नॉर्मल या एबनॉर्मल? आंसर इज एबनॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल लॉस तो बुक्स में आता ही नहीं है. क्यों नहीं आता बुक्स में? क्योंकि नॉर्मल लॉस सबके साथ होगा तो उसकी कोई अकाउंटिंग नहीं होती है, उससे तो प्राइस पर यूनिट बढ़ जाता है, कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाती है. लेकिन एबनॉर्मल लॉस सबके साथ नहीं होता, तो इसलिए हम स्टॉक को रिड्यूस एबनॉर्मल लॉस से ही करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आएगा? हमेशा एबनॉर्मल लॉस आएगा. ठीक है, फिर क्या निकलेगा आपका? बाय क्लोजिंग स्टॉक.
बैलेंसिंग फिगर। स्टेप थ्री, प्रिपेयर ट्रेडिंग P&L अकाउंट ऑफ HO after considering the effects of reconciliation. Prepare trading P&L account of HO after considering the effects of reconciliation. Note: closing stock may be missing for which stock account should be prepared at cost to HO. Stock account should be prepared at cost to HO. Step 4, prepare consolidated balance sheet. Prepare consolidated balance sheet of HO and branch following incorporation entries are journalized in the books of head office. पहली एंट्री, sundry assets account debit to branch. Sundry assets account debit to branch account. Being assets incorporated. Branch account debit to sundry liabilities account. Being liabilities incorporated. Being liability incorporated. Branch account debit to P&L account. Being profit incorporated. P&L account debit to branch. Being loss incorporated. Being loss incorporated.
फॉलोइंग क्लोजिंग एंट्रीज आर जर्नलाइज्ड in the books of branch. Following closing entries are journalized in the books of branch. पहली एंट्री, ऊपर जो एंट्री डाली हमने 4 वो एचओ की बुक्स में है, अब ब्रांच की बुक्स में। देखो एक अच्छी बात है ना, अब ये हो क्या रहा है वो समझेंगे, डिटेल में समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ। देखो पहली एंट्री क्या थी, हेड ऑफिस ब्रांच को अपने साथ जोड़ने के लिए एंट्रियां डाल रहा है, ठीक है। तो ब्रांच क्या करेगी, अपनी बुक्स को बंद कर देगी, एंट्री डालेगी। मान लो आप सब मेरी ब्रांचेस हो, तो आपके अकाउंट्स को मैं अपने साथ जोड़ रहा हूं, तो वो एंट्रीज डाल रहा हूं, तो उसे बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन एंट्री इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। लेकिन जैसे मैं आपको इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं, तो आप अपनी बुक्स बंद भी तो करोगे, तो आप क्या एंट्री डालोगे, आप क्लोजिंग एंट्रीज डालोगे टू क्लोज द बुक्स ऑफ ब्रांच, ठीक है। तो ब्रांचेस का एंट्री डालेगी वो यहाँ पर आ जाएगी, कुछ नहीं है, उल्टी एंट्रीज है, सारी रिवर्स एंट्री डल जाएंगी आप। जैसे वहां पर एसेट को इनकॉर्पोरेट करने की एंट्री क्या डालती है एचओ ने, कि एसेट्स टू ब्रांच, तो यहां पर इसकी रिवर्स की एंट्री डालेगा ब्रांच, ब्रांच रिवर्स एंट्री क्या डालेगा, ब्रांच वर्ड यूज करेगा, एचओ टू एसेट्स, एचओ टू सन्ड्री एसेट्स, बस रिवर्स एंट्री डालते चले जाओ, क्योंकि उसकी एसेट्स जा रही हैं, मतलब उसके यहां से जा नहीं रही है, लेकिन ये कह सकते हो अब बुक्स बंद हो रही है। ऐसे लाइबिलिटीज को बंद करने की एंट्री क्या डालेगा, लाइबिलिटीज डेबिट करेगा वो, तो सन्ड्री लाइबिलिटी टू एचओ। पीएनएल अकाउंट को बंद कैसे करेगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एचओ, ये एंट्री होगी प्रॉफिट के केस में, अगर लॉस होगा तो रिवर्स एंट्री, एचओ टू पीएनएल अकाउंट, ये लॉस, ये हो गया लॉस। ठीक है, नोट, if question requires what, full incorporation, if question requires full incorporation, या फिर लिखा जाएगा आपका incorporate the trial balance, incorporation of trial balance, then entry number 3rd and 4th is not journalized, एंट्री नंबर 3rd एंड 4th इज नॉट जर्नलाइज, मतलब पीएनएल की एंट्री जर्नलाइज नहीं करोगे, हालांकि क्या करोगे आप पीएनएल को भी ना पूरा डिटेल में करके दिखाओगे। अच्छा पीएनएल की डिटेल क्या होती है, पीएनएल की डिटेल इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं ना, तो सीधा आप पीएनएल को मर्ज नहीं करोगे, आप पहले सारे इनकम मर्ज करोगे, सारे खर्चों को मर्ज करोगे, तो उनकी सबकी अलग अलग एंट्री डालनी पड़ेगी। अगर क्वेश्चन क्या कहता है फुल इनकॉर्पोरेशन करो या ट्रायल को इनकॉर्पोरेट करो, ठीक है, वो क्वेश्चन में मेंशन होगा, ठीक है। तो लिखो 3rd और 4th सीधा प्रॉफिट और लॉस की एंट्री नहीं डलेगी, इंस्टेड ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस आर इनकॉर्पोरेट। Note, in the next year HO and branch applies reverse incorporation, HO and branch applies reverse incorporation। एक चीज बताओ, ब्रांच ने अपनी बुक्स को क्लोज कर दिया और उसे एचओ ने अपने साथ क्या करा, एचओ ने अपने साथ ब्रांचेस को मर्ज कर लिया, लेकिन ये थोड़ी ना कि एचओ ने ब्रांच को परमानेंटली बंद करा दिया,
वो तो ये कह रहा है ना कि फिलहाल बुक्स बंद करो, हम अपनी बैलेंस शीट फाइनल करेंगे, उसके बाद जब नया साल शुरू होगा नेक्स्ट डे वो दोबारा काम करना शुरू करेगी ना, ठीक है। वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स एंट्रीज डालनी पड़ेगी, सब उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। रिवर्स इनकॉर्पोरेशन उसे हम बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आपके क्वेश्चन में रिवर्स का क्वेश्चन नहीं आएगा, वो ये नहीं बोलेगा कि नेक्स्ट ईयर क्या होगा, वो सिर्फ ये पूछेगा बुक्स क्लोज करके दिखा दो, ठीक है। वो तो नॉलेज के लिए लिखवा दिया कि ऐसा नहीं कि बुक्स क्लोज होगी तो खत्म, नहीं, वो अगले साल दोबारा काम शुरू करेगा ना, तो सारे बैलेंसेस दोबारा स्टार्ट करने पड़ेंगे। नोट, if there is any closing stock or goods in transit which are at IP means invoice price, then unrealized profit is eliminated। ये क्या है, इसको देखेंगे अभी। इसकी एंट्री क्या डालेंगी, अनरियलाइज प्रॉफिट को एलिमिनेट करने की एंट्री डलेगी हमारी P&L अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट। being provision made second, such provision is cancelled next year। एंट्री क्या डालेगी, रिवर्स एंट्री, प्रोविजन फॉर unrealized profit to P&L account। These entries are journalized by HO only। These entries are journalized by HO only। Note, loss is also incorporated। भाई ऐसा तो है नहीं कि ब्रांचेस अगर लॉस में चल रही है तो एचओ से मर्ज करने से मना कर देगा, नहीं, लॉस है तब भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। सारी ब्रांच प्रॉफिटेबल थोड़ी ना हो सकती है, कुछ ब्रांचेस लॉसेस में भी हो सकती है। नोट, समटाइम्स, ये आप खुद बताना, ये वाली एंट्री, समटाइम्स फॉर इंक्रीजिंग control over branch, sometimes for increasing control over branch, fixed assets are given to branch for which accounts is maintained by HO। In that case, following entries are passed। ये तो आप बता सकते हो मेरे को इसमें क्या होगा।
ये क्या कह रहा है, कई बार ब्रांच पे कंट्रोल रखने के लिए, ब्रांच पे कंट्रोल रखने के लिए फिक्स असेट हेड ऑफिस ब्रांच को दे देता है। मान लो आप मेरी ब्रांचेज हो, मैंने आप सबको मशीनरी दे दी कि भैया प्रोडक्शन करनी है, आप लोगों को काम करना है तो मशीन तो चाहिए। अब मैंने ही आपको मशीनरी खरीद कर दे दी, लेकिन मशीनरी यूज आप लोग करोगे, बट मैंने क्या बोला कि अकाउंट मैं मेंटेन करूंगा। क्या करूंगा? अकाउंट मैं मेंटेन करूंगा। ठीक है, एक चीज बताओ, हेड ऑफिस क्या एंट्री डालेगा? एक चीज बताओ, एचओ बुक्स, एचओ बुक्स मैंने मशीनरी खरीद के ब्रांचेस को दे दी, हेड ऑफिस ने मशीनरी खरीद के ब्रांचेस को दे दी, तो बताओ हेड ऑफिस क्या एंट्री डालेगा? ब्रांच टू फिक्स असेट्स। मान लो मैंने मशीनरी खरीदी है, वो मैंने आपको दे दी, तो मेरे यहाँ से मशीनरी क्रेडिट होगी ना, तो मैंने मशीनरी को क्रेडिट किया, लेकिन डेबिट किसे करूंगा? मैं आप लोगों को डेबिट करूंगा, ब्रांचेस को डेबिट करूंगा, तो क्या एंट्री होगी? ब्रांच टू फिक्स असेट्स। ठीक है, ये किस चीज की एंट्री है? ये किस चीज की एंट्री है? डेप्रीशिएट करने की एंट्री। ये मशीनरी भेजने की एंट्री नहीं है, ये क्या है? बीइंग असेट इज डेप्रीशिएटेड। नहीं समझ में आया? देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, ध्यान से सुनना। मैंने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा और मैंने मोबाइल फ़ोन आप लोगों को यूज़ करने के लिए दे दिया, लेकिन मैंने क्या बोला? यूज़ आप करो, अकाउंटिंग मैं करूँगा, अकाउंट मैं मेंटेन करूँगा। ठीक है, यूज़ आप करोगे। ठीक है, मतलब ये मोबाइल फ़ोन मेरे पास फिजिकली नहीं है, लेकिन मेरी बुक्स में आ रहा है। यही बात होगी ना कि मैंने आपको यूज़ करने के लिए दे दिया, मैंने कहा यूज़ करो, काम निकालो, काम चलाओ, बट अकाउंट्स मैं मेंटेन करूँगा, मैं अपनी बुक से नहीं हटा रहा इसे। ठीक है, तो मुझे बताओ डेप्रीसिएशन कौन चार्ज करेगा? डेप्रीसिएशन मुझे चार्ज करना चाहिए या आपको चार्ज करना चाहिए? डेप्रीसिएशन कौन चार्ज करता है? जिसके पास असेट फिजिकली होगा या जिसकी बुक्स में असेट होगा? डेप्रीसिएशन का खर्चा किसका है? पहली बात तो ओनर वाला पॉइंट गलत है, ओनर से कभी नहीं होता, कभी डेप्रीसिएशन चार्ज कंट्रोल से होता है, कंट्रोल से होता है, जो यूज कर रहा है उसके हिसाब से होता है। तो बताओ डेप्रीसिएशन का एक्सपेंस किसका होगा? सर डेप्रीसिएशन का एक्सपेंस एचओ का नहीं होगा, ब्रांच का होगा, क्योंकि इस्तेमाल कौन कर रहा है? ब्रांच कर रहा है। तो डेप्रीसिएशन का खर्चा भी कौन क्लेम करेगा? ब्रांच ही तो क्लेम करेगा, बट एसेट किसकी बुक्स में क्रेडिट होगा? एचओ की बुक्स में क्रेडिट होगा। ठीक है, ठीक है, एसेट किसकी बुक्स में क्रेडिट होगा? एचओ की बुक्स में क्रेडिट होगा। समझ गए मेरी बात? क्यों ऐसा क्यों कर रहा हूं? देखो खर्चा तो आप लोग ही क्लेम करोगे क्योंकि आप लोग यूज कर रहे हो, लेकिन एसेट में अपनी बुक्स में क्रेडिट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एसेट का अकाउंट मेरे पास मेंटेन्ड है। अगर एसेट का अकाउंट भी आपके पास मेंटेन्ड होता तो खर्चा तो आप ही क्लेम करते और एसेट भी आप ही क्रेडिट करते, लेकिन यहां पर क्या हो गया? खर्चा आप क्लेम कर रहे हो और एसेट का अकाउंट मेरे पास मेंटेन है, तो एसेट अकाउंट मेरे यहां से क्रेडिट होगा। ठीक है, अब देखो एंट्री क्या होगी। चलो इस एंट्री से पहले मुझे बताओ ब्रांच की बुक्स में क्या एंट्री होगी? डेप्रीसिएशन का खर्चा ब्रांच क्लेम कर रहा है, तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, लेकिन क्रेडिट किसे करेगा? एसेट तो है नहीं, तो वो क्या करेगा? वो एचओ को क्रेडिट कर देगा। ठीक है, और सेम एचओ क्या करेगा? एचओ ब्रांच को डेबिट करेगा और एचओ अपने एसेट को कम कर देगा। तो अगर मैं इस एंट्री का नेट इफेक्ट देखूंगा तो नेट इफेक्ट यही तो बनेगा, डेप्रीसिएशन टू एसेट। बस उसको ब्रेक कर दिया गया। क्यों ब्रेक कर दिया गया? क्योंकि भाई डेप्रीसिएशन कोई लगा रहा है और एसेट का अकाउंट किसी और के पास मेंटेन। बात समझ में आती है ये एंट्री? ठीक है, यूज करेंगे ये एंट्री भी हम क्वेश्चन। नोट, sometimes head office incurs expenses for branch, then entry will be, ये भी आप बता सकते हो। ब्रांच का खर्चा, खर्चा है ब्रांच का, लेकिन पेमेंट किसने करी है? एचओ ने करी है।
खर्चा है ब्रांच का, पेमेंट किसने करी है, एचओ ने करी है, तो खर्चा किसके यहां पर डेबिट होगा, ब्रांच के होगा या एचओ के पास डेबिट होगा, खर्चा है ब्रांच का लेकिन पेमेंट कर रहा है एचओ, मतलब ब्रांच के एम्प्लॉइज हैं लेकिन सैलरी कौन पे कर रहा है, हेड ऑफिस के यहाँ से पे हो रही है। हो सकता है, पहले बताओ ऐसा हो सकता है, यस हो सकता है। ब्रांच किस जिस जगह पे काम कर रही है उसका रेंट हेड ऑफिस पे कर रहा है, हो सकता है सर, एक ही तो एंटिटी है बट अकाउंटिंग के अलग अलग मानेंगे, ठीक है। तो बताओ खर्चा किसके पास डेबिट होगा, एचओ के पास या ब्रांच के पास, खर्चा तो जिसका है उसी के पास डेबिट होगा ना, तो खर्चा तो ब्रांच के पास ही डेबिट होगा, लेकिन कैश किसका क्रेडिट होगा, कैश किसका कम हो जाएगा, एचओ। मतलब एचओ बुक्स, ब्रांच बुक्स, देखो खर्चा किसका डेबिट किया आपने, ब्रांच का, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा किसका, ब्रांच का, लेकिन कैश किसका क्रेडिट होगा, एचओ का, टू कैश। अब इसको पूरा कर दो, एचओ क्या लिखेगा, एचओ लिखेगा ब्रांच टू कैश, भाई वो तो यही बोलेगा ना कि मैंने ब्रांच का एक्सपेंस पे किया, तो ब्रांच को अपना डेटर बनाएगा और अपना कैश कम करेगा, ठीक है। और ब्रांच क्या बोलेगी, ब्रांच बोलेगी खर्चा मेरा है लेकिन पेमेंट करिए एचओ ने, तो वो एचओ को अपना क्रेडिटर बना लेगी, तो एचओ। आई होप ये तो एंट्री तो समझ में आती होंगी, ठीक है। अब सर ये क्या कहानी है, इसको क्या करना है, ये हो क्या गया, इतनी सारी चीज़ लिखवाई आपने, कोई भी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिखो एग्जाम्पल। नोट हो गया, बोलो नोट हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल से सब समझ में आएगा। फॉलोइंग आर द ट्रायल वैल्यूज, particulars, हेड ऑफिस, ब्रांच। कॉन्सेंट्रेट करना है एग्जाम्पल के ऊपर, सब समझ में आ जाएगा। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। फिक्स असेट्स, फिक्स असेट्स हेड ऑफिस के भी हो सकते हैं, ब्रांच के भी हो सकते हैं, ठीक है। डेबिट बैलेंस ही होगा, हेड ऑफिस के एसेट्स है 5 लाख और ब्रांच के खुद के एसेट्स हैं 2 लाख। डेटर्स, हेड ऑफिस के डेटर्स 1 लाख और ब्रांच डेटर्स 50,000, ठीक है। नोट करते रहना एग्जांपल ये। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हेड ऑफिस का 70,000 और ब्रांच का 80,000। सेल्स हेड ऑफिस 15 लाख, ब्रांच 7 लाख। गुड्स सेंड टू ब्रांच, अच्छा सेल अलग चीज है, गुड्स सेंड टू ब्रांच अलग चीज है। सेल का मतलब क्या हुआ, बाहर किसको कितना सामान बेचा, हेड ऑफिस ने कस्टमर्स को सामान बेचा है 15 लाख का, और ऐसे ब्रांचेस से कस्टमर्स पे सामान कितना बिका है 7 लाख का। गुड्स सेंड टू ब्रांच क्या हुआ, हेड ऑफिस ने ब्रांच को कितना सामान दिया, उसको मतलब गुड्स सेंड टू ब्रांच। हेड ऑफिस ब्रांच को सामान दे सकती है ना भाई, ब्रांच के पास सेल करने के लिए सामान कहाँ से आएगा, हेड ऑफिस से तो देगा, ठीक है। तो हेड ऑफिस ने गुड्स भेजे किसको, ब्रांच को, कितने के, 4 लाख रुपए के। गुड्स सेंड टू ब्रांच 4 लाख रुपए। अब मुझे एक चीज बताओ खुद लॉजिकली, हेड ऑफिस की डेबिट साइड पे लिखूं या क्रेडिट पे लिखूं, हेड ऑफिस ने सामान सेंड किया ब्रांच को, तो हेड ऑफिस की क्रेडिट साइड पे लिखूं या डेबिट साइड पे लिखूं,
देखो ना, हेड ऑफिस ने ब्रांच को सामान सेंड किया, तो एक तरीके से कह सकते हो सर हेड ऑफिस ने सेल कर दी है, ये सेल नहीं है, लेकिन मैं बोल सकता हूँ ना कि एक तरीके से सेल कर दी, तो सेल कर दी तो डेबिट लिखूँ या क्रेडिट लिखूँ? सेल्स तो क्रेडिट होते हैं सर, तो हेड ऑफिस की क्रेडिट साइड पे लिख दो 4 लाख। तो अगर हेड ऑफिस ने सामान सेंड किया ब्रांच को, तो हेड ऑफिस ने एक तरीके से सेल करी, तो ब्रांच ने एक तरीके से परचेज ही तो करी, तो ब्रांच के कहां लिखोगे आप? डेबिट साइड पे। आती है बात समझ में? ठीक है। परचेजेस, हेड ऑफिस ने 7 लाख का सामान खरीदा है बाहर से, ब्रांचेस ने कुछ भी बाहर से नहीं खरीदा। होता है, ब्रांच खरीदती नहीं है बाहर से, हेड ऑफिस ही दे देता है उसे सामान। भाई मान लो मोबाइल का काम है मेरा, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, ठीक है, तो एक हेड ऑफिस है और एक मेरे ब्रांच है, ठीक है, तो सारा परचेज तो हेड ऑफिस ही करता है, लेकिन वो क्या करता है, ब्रांचेस को सामान सेंड करता है, और सेल दोनों जगह से होगी, हेड ऑफिस भी कस्टमर को सेल करेगा और ब्रांच भी कस्टमर को सेल करेगी। तो अपने माइंड में ना पिक्चर बना लो कि हेड ऑफिस ब्रांच, हेड ऑफिस ब्रांच, अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद लिखो आप एक्सपेंसेस, खर्चे किस किस के हो सकते हैं? खर्चे किस किस के हो सकते हैं? एक अकेले के होंगे, दोनों के भी हो सकते हैं खर्चे? सर खर्चे दोनों के हो सकते हैं, ऑपरेटिंग, दोनों ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कर, दोनों ऑपरेट कर रहे हैं, तो दोनों के खुद के अपने खर्चे हो सकते हैं ना भाई। जरूरी थोड़ा है कि सारा स्टाफ हेड ऑफिस के पास ही बैठा हो, ब्रांचेस में भी तो स्टाफ होगा। बिजली का बिल हेड ऑफिस में आता है तो ब्रांचेस में भी आ रहा होगा, किराया अगर हेड ऑफिस पे करता है तो ब्रांचेस भी पे करती होंगी, पे करे ना करे लेकिन हेड ऑफ ब्रांचेस का भी किराया होगा। रिपेयर मेंटेनेंस हेड ऑफिस में होती है तो ब्रांचेस में भी होगी, तो खर्चे दोनों के हो सकते हैं। 1.5 लाख हेड ऑफिस के खर्चे हैं और 75,000 ब्रांचेस के खर्चे हैं। उसके बाद ब्रांच ऑब्लिक HO, ये है बैलेंसेस, ये है क्या? बैलेंसेस, ठीक है। हेड ऑफिस की बुक्स में, अब यहां पर ध्यान से सुनना, मैंने लिखा ब्रांच ऑब्लिक HO, तो मुझे बताओ हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का बैलेंस आएगा या HO का आएगा? हेड ऑफिस की बुक्स में सर, हेड ऑफिस की बुक्स में तो ब्रांच का बैलेंस आएगा और ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का बैलेंस आएगा। मैं हेड ऑफिस, आप ब्रांच, ठीक है, तो मेरी बुक्स में आपका ही तो बैलेंस आ रहा होगा, या तो आपसे लेने होंगे या आपको पैसे देने होंगे, और आपकी बुक्स में सेम बैलेंस मेरा आना चाहिए। अरे आप समझ पा रहे हो या नहीं? मेरी बुक्स में आपका बैलेंस आ रहा है तो आपकी बुक्स में भी सेम बैलेंस मेरा आना चाहिए, बट ऑपोजिट साइड में। भाई ऑपोजिट साइड समझ गए ना? मान लो मुझे अगर आपसे 10,000 रुपए लेने हैं तो आपको मुझे 10,000 रुपए देने ही तो हुए। अगर आप मेरे 10,000 रुपए के डेटर हो तो मैं आपकी बुक्स में 10,000 का क्रेडिटर रहूंगा ना। तो हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का बैलेंस कितना आ रहा है? ये आ रहा है 120 डेबिट, 120 डेबिट। तो कहना इसे कि भाई हेड ऑफिस को ब्रांच से 1,20,000 रुपए लेने हैं, तो सब ब्रांच को हेड ऑफिस को 120 देने होंगे। दैट मीन्स ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस 120 क्रेडिट पे आना चाहिए, बट ये आ रहा है 1,05,000। ये यहां कुछ गड़बड़ है, आप समझे? यहां पर कुछ गड़बड़ है। सेम होना चाहिए ना, सेम होना चाहिए ना। अगर हेड ऑफिस चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि भैया ब्रांच मुझे तुमसे 1,20 लेने हैं, तो ब्रांच यही तो बोलेगी मुझे तुम्हें 1,20 देने हैं, लेकिन ब्रांच कह रही है कि मुझे तो 1,05,000 देने हैं, और हेड ऑफिस कह रहा है मुझे 1,20,000 देने हैं, तो भैया 15,000 की क्या गड़बड़ है? ये आपको सोचना है, मतलब सोचना क्या क्वेश्चन बताएगा, यू हैव टू आइडेंटिफाई। समझ गया पॉइंट? कुछ भी हो सकता है। अदर एसेट्स, अदर एसेट्स, हेड ऑफिस के अदर एसेट्स 4,60,000, ब्रांच के कोई अदर एसेट्स नहीं है। कैपिटल, अच्छा ये पॉइंट भी सही है। कैपिटल किसकी होगी? कैपिटल हेड ऑफिस की होगी या ब्रांच की भी हो सकती है? ऑलवेज हेड ऑफिस, ब्रांच तो बाद में आई है ना, तो ब्रांच खुद पैसा कहाँ, ब्रांच खुद थोड़ा ना पैसा लगा देगी, बिजनेस स्टार्ट तो HO ही करेगा ना। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का कोई मतलब नहीं है। इंडिपेंडेंट कैपिटल कैसे हो जाएगी भाई साहब? इंडिपेंडेंट का मतलब ये, अगर तुम कह रहे हो कि उसकी अलग कैपिटल है तो फिर तो अलग एंटिटी होगी, अलग कंपनी होगी वो।
लेकिन ब्रांचेस को तो हेड ऑफिस ने जन्म दिया है, ब्रांचेस को तो हेड ऑफिस ने ही बनाया है। तो ब्रांचेस अपना पैसा कहाँ से लाएंगी? ब्रांचेस के पास पैसा कोई तोड़ से पेड़ से थोड़ा तोड़ के लाएगी, वो हेड ऑफिस से तो देगा उसे पैसा। यानी कि हेड ऑफिस की कैपिटल हो सकती है बट ब्रांच की कैपिटल थोड़ी ना हो सकती है। ब्रांच को वो पैसा दे सकती है हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ब्रांच को स्टार्ट करने के लिए पैसा प्रोवाइड कर सकता है एज अ लोन, एज अ इन्वेस्टमेंट, वो अलग चीज है। 2 लाख इसको क्लोज करोगे तो ये आता है आपका 21 लाख और 8,05,000। ठीक है, ये मेरे को दोनों का ट्रायल दे रखा है। आगे लिखो, फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर गिवन। फर्स्ट पॉइंट, क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक बताओ। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है? जो सामान बिका नहीं, बच गया। क्लोजिंग स्टॉक हेड ऑफिस पे हो सकता है या दोनों पे भी हो सकता है? सर क्लोजिंग स्टॉक तो दोनों पे हो सकता है, ब्रांच पे भी सामान बचा हुआ हो सकता है, एचओ में भी बचा हो सकता है। तो क्लोजिंग स्टॉक एचओ के पास है कितने का? 1,50,000 और ब्रांच के पास कितना है? 2 लाख। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, एचओ सेंट कैश वर्थ ₹10,000 not received by branch. HO sent cash worth ₹10,000 not received by branch. लाइन समझ गए? एचओ ने ब्रांच को 10,000 रुपए कैश भेजा लेकिन वो ब्रांच के पास पहुंचा नहीं, ईयर एंड तक नहीं पहुंचा। मतलब जिस दिन हम ये ट्रायल बना रहे हैं ना, मान लो ट्रायल बना रहे हैं हम 31 मार्च 2023, तो अगर 31 मार्च 2023 तक ये कैश ब्रांच के पास नहीं पहुंचा, उसके बाद पहुंच सकता है, उसके बाद पहुंचाओ। ठीक है, लेकिन हमें तो 31 मार्च 23 तक की ही बातें करनी है। तो 31 मार्च 23 से पहले एचओ तो कैश भेज चुका लेकिन ब्रांच के पास वो नहीं पहुंचा। ओके, branch sent cash ₹5,000 not received by HO। अकाउंटिंग ईयर से पहले ब्रांच एचओ को 5,000 रुपए भेज चुका लेकिन एचओ के पास वो नहीं पहुंचा। कब तक? 31 मार्च 23 तक। हो सकता है उसके बाद, हाँ जी, हाँ हो सकता है उसके बाद पहुंचा। ठीक है, हमें तो 31 मार्च 23 तक देखना है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, तो ये कुछ एडजस्टमेंट है और आपको बनानी है क्या? प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। मतलब पूरी कंपनी की बैलेंस शीट एक बनाकर दिखाओ, ओवरऑल कंपनी की एक बैलेंस शीट आप बनाकर दिखाओ। तो सर कुछ नहीं है, ब्रांच की बैलेंस शीट बना लो, एचओ की बैलेंस शीट बना लो, दोनों को जोड़ दो, बन गई पूरी कंपनी की बैलेंस शीट। हाँ यही करना है आपको। ब्रांच की बैलेंस शीट बना लेनी है, ब्रांच का ट्रायल है तो ब्रांच के ट्रायल से पीएनएल अकाउंट बैलेंस शीट बना सकते हो ना, बचपन से ट्रायल यूज करके पीएनएल अकाउंट बैलेंस शीट बनाते आ रहे हो, वही करना है कि ट्रायल को यूज किया, पीएनएल अकाउंट बैलेंस शीट बनाया ब्रांच का, एचओ का ट्रायल यूज किया तो पीएनएल अकाउंट बैलेंस शीट बनाया एचओ का, दोनों को जोड़ दिया, हो गया ब्रांच टोटल बैलेंस शीट। यही करना है। तो उसके लिए सर ये इतनी बड़ी कहानी आपने लिखवा दी, ये यूज होगी क्या? यस, ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपके यूज होंगे। ठीक है, मुझे बताओ क्वेश्चन इंडिपेंडेंट का है या डिपेंडेंट का है?
सर आप इंडिपेंडेंट का टॉपिक करा रहे हो, इंडिपेंडेंट का ही क्वेश्चन होगा, डिपेंडेंट तो होगा नहीं। आप इंडिपेंडेंट का टॉपिक करा रहे हो तो इंडिपेंडेंट का ही क्वेश्चन होगा, डिपेंडेंट कहाँ से दे दोगे आप? आंसर इज नो। ऐसे नहीं बोलना, आपको क्या बोलना है? सर ट्रायल देखो ना किसका है, क्या मेरे पास ब्रांच का ट्रायल अवेलेबल है? आंसर इज यस। दैट मीन्स ब्रांच अपनी अकाउंटिंग कर चुका है, ब्रांच अपनी अकाउंटिंग कर रहा है, कर चुका है, तो वो क्या होगा? आपका इंडिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक, ओके। अब आ जाओ, एक एक पॉइंट को पढ़ते हैं और क्वेश्चन में अप्लाई करना सीखते हैं। देखो क्या करना है। सबसे पहला पॉइंट, स्टेप नंबर 1, reconcile HO एंड ब्रांच बैलेंस अपीयरिंग इन द रिस्पेक्टिव बुक्स। पहले आप देख लो कि क्या HO और ब्रांच का आपस का बैलेंस मैच कर भी रहा है या नहीं कर रहा। अगर तो मैच कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अपना क्वेश्चन शुरू हो जाएगा नॉर्मली। लेकिन अगर ये मैच नहीं कर रहा तो पहले इन दोनों को मैच करवाना जरूरी है, क्योंकि अगर मैच नहीं कर रहा तो पहले कोई गड़बड़ है, गड़बड़ को ठीक करके तो आप अकाउंट्स ठीक करोगे, अकाउंट्स बना पाओगे ना, या गलती अकाउंट्स बना दोगे? अगर कुछ गड़बड़ी है, कुछ गलती है, तो उसी को यूज करके अकाउंट्स बनाओगे या पहले गलतियां ठीक करोगे? पहले गलती करोगे। सब बचपन में हम फाइनल अकाउंट्स बनाते थे और हमारे सामने कोई एरर्स होते थे तो एरर्स को रेक्टिफाई करके तो फाइनल अकाउंट्स बनाते थे, तभी तो मेरा प्रॉफिट सही निकलेगा। तो यहां पर भी सेम चीज है कि अगर HO और ब्रांच का बैलेंसेस आपस में मैच नहीं कर रहा तो कुछ गड़बड़ है, तो गड़बड़ी को ठीक करो और फिर क्या करो, आप अपने अकाउंट्स बना सकते हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप रिकंसाइल करोगे दोनों के बैलेंसेस को और फिर देखोगे कि भाई कहां पर आपको रिकंसिलेशन की एंट्री चाहिए, वहां पर एंट्री डालोगे। और रिकंसिलेशन जनरली दो ही चीज की हो सकती है, गुड्स इन ट्रांसिट और कैश इन ट्रांसिट। अब ये क्या है देखते हैं। आपस के बैलेंस देखो, HO की बुक्स में ब्रांच आ रहा है 120 पे डेबिट, यानी कि HO को ब्रांच से 120 लेना है। दैट मीन्स ब्रांच को HO को 120 देना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रांच तो कह रही है कि मुझे HO को 1,05,000 रुपये देने हैं और HO कह रहा है मुझे ब्रांच से 120 लेना है। सर 15,000 की गड़बड़ी है। क्या है? 15,000 की गड़बड़ी है। कैसे पता लगेगी? क्वेश्चन ढूंढ लो, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में देखो क्या कोई 15,000 की कोई ऐसी एंट्रीज तो नहीं है जो एडजस्ट होनी बाकी हो? यस सर, 15,000 की दो एंट्री मिल गई मुझे, एक तो ये 10,000 की मिल गई एंट्री मुझे, एक ये मिल गई 5,000 की एंट्री। तो मुझे ये तो पता लग गया कि ये 15,000 की गड़बड़ी है, तो मतलब सर क्वेश्चन में आपको मिल जाएगी गड़बड़। आप अपनी तरफ से थोड़ी ना देखोगे, वो तो क्वेश्चन ही बताएगा ना क्या डिफरेंसेस है, क्यों है डिफरेंसेस। ठीक है, तो आपको मिल गए 15,000 के डिफरेंसेस। अब आपको इन्हें क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। ठीक है, सॉल्यूशन। वर्किंग नोट नंबर 1, रिकंसिलेशन एंट्रीज। एंट्री नंबर 2 पढ़ो। वो कहता है HO ने कैश भेजा 10,000 रुपए का, नॉट रिसीव्ड बाय ब्रांच। HO ने कैश भेजा ब्रांच को, जो ब्रांच के पास अभी तक पहुंचा नहीं है। क्या मैं इसे कैश इन ट्रांजिट बोल सकता हूं? आपने सुनी होगी टर्म गुड्स इन ट्रांजिट, कि सामान भेज दिया रास्ते में है। ऐसे कैश इन ट्रांजिट भी तो हो सकता है कि कैश भेज दिया रास्ते में है, तो उसे कैश इन ट्रांजिट कह सकते हैं। तो HO ने कैश भेजा 10,000 रुपए का, जो ब्रांच के पास नहीं पहुंचा। मुझे बताओ, क्या HO इस कैश की एंट्री डाल चुका होगा? क्या HO इस कैश भेजने की एंट्री डाल चुका होगा? आंसर इज यस। तो HO में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। जब HO इसकी एंट्री डाल चुका तो HO में तो कोई गड़बड़ी नहीं है। गड़बड़ी ब्रांच के यहां पर है कि ब्रांच के पास नहीं पहुंचा, तो कैश इन ट्रांजिट की एंट्री कौन डालेगा? ब्रांच डालेगा। आप समझ पा रहे हो? मान लो 30 मार्च को मैं HO हूं, आप ब्रांच हो। 30 मार्च को शाम को 5 बजे या 31 मार्च की सुबह सुबह 9 बजे मैंने अपने स्टाफ को बोला कि भैया लो 2 लाख रुपए और ब्रांच के पास लेकर चले जाओ। और वो स्टाफ जा रहा था रास्ते में और जाते आते उसकी तबीयत खराब हो गई, और तबीयत खराब होने की वजह से क्या हुआ, बंदा घर चला गया। और उसने फ़ोन करके कह दिया, मैसेज करके, सर मैं तो 3 दिन की छुट्टी पे हूँ, आपका कैश मेरे पास है। चोरी नहीं करा उसने, वो कह रहा है कैश मेरे पास है, ठीक है, लेकिन मैं आऊँगा 3 दिन बाद। ठीक है, अब हुआ क्या, मैं तो अपने यहाँ पर कैश भेजने की एंट्री डाल चुका, लेकिन आपके पास नहीं पहुँचा कैश वो 31 मार्च तक, तो आपके और मेरे बैलेंस में डिफरेंस तो रहेगा ही ना। ठीक है,
लेकिन कैश इन ट्रांजिट है, मतलब कैश भेज चुका, रास्ते में है, तो रास्ते में कैश इन ट्रांजिट की एंट्री मुझे डालनी है या आपको डालनी है? आप ही तो डालोगे, ब्रांच ही तो डालेगा, क्योंकि मैं तो कैश भेजने की एंट्री डाल चुका। आप समझ पा रहे हो? ठीक है, तो बताओ इसकी एंट्री कौन डालेगा? इसकी एंट्री डालेगा ब्रांच, क्योंकि एचओ भेज चुका, ब्रांच के पास नहीं पहुंचा। ठीक है, तो एंट्री डालेगी बुक्स ऑफ ब्रांच में, बुक्स ऑफ ब्रांच। क्या एंट्री डलेगी? बुक्स ऑफ ब्रांच, ब्रांच की बुक्स में एंट्री क्या डलेगी? ब्रांच बोलेगा कैश इन ट्रांजिट, कि कैश रास्ते में है, डेबिट टू एचओ 10,000 रुपए। अब एचओ 10,000 से क्रेडिट हो गया, तो मुझे बताओ क्या यहां पर मैं प्लस 10,000 कर सकता हूं? एचओ 10,000 से क्रेडिट हो गया, तो ये बैलेंस 1,05,000 की बजाय अब 1,15,000 हो गया, और एक बैलेंस शीट में एसेट आ गया कैश इन ट्रांजिट के नाम का। ठीक है सर, कुछ तो हमने ढूंढ लिया, अभी भी 5,000 का डिफरेंस बचा हुआ है। उसके लिए देखो क्या हुआ, अब ब्रांच ने कैश भेजा 5,000 रुपए का, नॉट रिसीव बाय एचओ। ब्रांच ने कैश भेजा 5,000 रुपए का, नॉट रिसीव बाय एचओ, यानी कि आपने मुझे कैश भेजा लेकिन आपका बंदा बीमार पड़ गया। तो अब मुझे बताओ, कैश, ये भी कैश इन ट्रांजिट है, तो ये कैश इन ट्रांजिट की एंट्री कौन डालेगा? जब आपने भेजा, आप तो एंट्री डाल चुके ना, आपके यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम मेरे यहां पर है, तो एचओ ही तो एंट्री डालेगा ट्रांजिट की। तो बुक्स ऑफ एचओ, बुक्स ऑफ एचओ, तो एचओ की बुक्स में क्या होगा? कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच 5 आई बस हमने। ये मत बोलना कि सर ये एचओ रिवर्स एंट्री डालेगा, रिवर्स नहीं एंट्री डालेगा, वो एचओ अपनी बुक्स में एंट्री डालेगा कैश इन ट्रांजिट की। तो कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच, अब देखो एचओ ने ब्रांच को 5,000 से क्रेडिट कर दिया, तो एचओ की बुक्स में ब्रांच आ रहा था 1,20 डेबिट, अब 5,000 क्रेडिट हो गया, तो क्या मैं यहाँ पर 5,000 माइनस कर सकता हूँ? और बैलेंस कितना हो गया आपका? 1,15,000 रुपये। अब क्या टैली हैं दोनों? वो टैली। तो पहला काम आपको ये करना है कि दोनों के बैलेंसेस आपस में क्या होने चाहिए? टैली होने चाहिए। अगर नहीं हो रहे तो कुछ रिकंसिलेशन एंट्रीज पेंडिंग है, तो रिकंसिलेशन एडजस्ट करो, दोनों के बैलेंसेस को मैच करो। अब आप आगे क्वेश्चन बढ़ सकते। यहां तक समझ में आता है? बोलो भाई यस, पीछे समझ में आता है? दोबारा रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, हर क्वेश्चन में ये पॉइंट मिलेगा आपको रिकंसिलेशन का, बस आपको आइडेंटिफाई करना है। अब ये तो मैंने कैश का लिया, गुड्स भी हो सकते हैं ऐसे। कुछ तो अज्यूम्पशन ले ही नहीं सकता मैं, कुछ तो गिवन होगा ना। आप अपनी तरफ से कैसे डिफरेंसेस लोकेट करोगे? वो तो डिफरेंसेस तो होंगे, फिर तो क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे आप। अब गलत बैलेंसेस से तो क्वेश्चन कर नहीं दूंगा मैं, तो आपको पहले डिफरेंसेस को ठीक करके तो क्वेश्चन कर पाओगे आप, और वो क्वेश्चन ही बताएगा। हम अपनी तरफ से तो कोई एज्यूम कर नहीं पाएंगे कि ये हुआ वो हुआ। ठीक है ना? ठीक है, अब देखो पॉइंट नंबर 1, दोबारा पढ़ो पॉइंट, अब आपको समझ में आएगा पॉइंट क्या कह रहा है। रिकंसाइल एचओ एंड ब्रांच बैलेंस इन द रिस्पेक्टिव बुक्स, एंट्री शुड बी जर्नलाइज्ड वेयर रिकंसिलेशन इज रिक्वायर्ड, यानी कि एंट्री वहां पर डालोगे जहां पर रिकंसिलेशन की जरूरत है। ठीक है, जनरली रिकंसिलेशन इज रिक्वायर्ड फॉर 2 ही आइटम हो सकती है, गुड्स इन ट्रांजिट और कैश इन ट्रांजिट। जनरली इसके अलावा भी हो सकती है, एक हम क्वेश्चन करेंगे उसमें गुड्स इन ट्रांजिट भी नहीं है, कैश इन ट्रांजिट भी नहीं है, वहां है लॉस इन ट्रांजिट, रास्ते में चोरी हो गया सामान, नुकसान हो गया, तो वो भी हो सकती है, लेकिन जनरली आपको गुड्स इन ट्रांजिट या कैश इन ट्रांजिट ही मिलेगा। ठीक है, अब क्या करूंगा? अब अगला स्टेप क्या कहता है? अगला स्टेप कहता है कि सर फाइनल अकाउंट्स बना लो, किसके? ब्रांच के, आफ्टर कंसिडरिंग द इफेक्ट्स ऑफ रिकंसिलिएशन।
ठीक है। वो कह रहा है ये रिकंसिलेशन का इफेक्ट डालने के बाद आप क्या करो, इसके बैलेंसेस फाइनल अकाउंट्स बना दो। ठीक है, आओ फाइनल अकाउंट्स तो हम आराम से बना सकते हैं। फाइनल अकाउंट्स के लिए ब्रांच के फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं, तो ये रहा मेरे पास ट्रायल, ये रहा मेरे पास क्या ट्रायल, ये एडजस्टमेंट की मैं ये एडजस्टमेंट एंट्री में डाल चुका, ये क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्या आप इसके ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट नहीं बना सकते? बना सकते हो, बनाओ। वर्किंग नोट नंबर 2, ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट ऑफ ब्रांच। बनाओ ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट ऑफ ब्रांच। और साथ साथ ना बैलेंस शीट भी बना देता हूँ, बैलेंस शीट ऑफ ब्रांच। सबसे पहले फिक्स असेट्स, 2 लाख रुपए के फिक्स असेट्स, ये कहाँ जाएंगे? फिक्स असेट्स कहाँ जाएंगे बैलेंस शीट में? डेटर्स, 50,000 के डेटर्स, ये कहाँ जाएंगे? बैलेंस शीट। ओपनिंग स्टॉक 80,000 का, ये कहाँ जाएगा? ओपनिंग स्टॉक बताओ 80,000 का कहाँ जाएगा? ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। उसके बाद आती है आपकी सेल्स, 7 लाख की सेल्स, ये कहाँ जाएंगी? ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग में क्रेडिट बाय सेल्स 7। गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो ब्रांच ने एक तरीके से परचेज किया था ये, ठीक है, तो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। आप गुड्स रिसीव भी लिख सकते हो, गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ भी लिख सकते हो, लेकिन ज़्यादातर वर्ड गुड्स सेंड टू ब्रांच ही यूज होता है। 4 लाख, ओके। उसके बाद 75,000 के एक्सपेंसेस हैं, तो पीएनएल अकाउंट में थोड़ा नीचे करके दिखा देता हूँ एक्सपेंसेस 75,000। उसके बाद ब्रांच की बुक्स में एचओ का क्रेडिट बैलेंस है 1,05,000 नहीं, अब हो जाएगा 1,15,000 का हमने लिया था, हम उसे मैच करवा गया था हमने, ठीक है। तो ब्रांच की बैलेंस शीट में एचओ का क्रेडिट बैलेंस आएगा कितना? 1,15,000, ठीक है। और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। एक क्लोजिंग स्टॉक है, ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक उठा लो 2 लाख, रिकंसिलेशन पे आ जाओ। बुक्स ऑफ ब्रांच, ब्रांच की बुक्स में कैश इन ट्रांजिट आ रहा था कितने का? 10,000 रुपए का, तो कैश इन ट्रांजिट कहाँ आएगा? बैलेंस शीट में एसेट साइड, ये वाला ही आएगा 10,000 रुपए, क्योंकि ये 5,000 का कैश इन ट्रांजिट, ये तो एचओ की बुक्स का है, ये एचओ की बुक्स में आएगा। ब्रांच की बुक्स में कितना आएगा कैश इन ट्रांजिट? 10,000 रुपए, और ये एचओ को मैं क्रेडिट कर ही चुका 10,000 रुपए से, तो कैश इन ट्रांजिट 10,000, ठीक है यहाँ तक। अब बोलो क्या कर दो? टू जीपी, जीपी निकालना 9 - 4 80, 9 × 5 5 4 20, 4 20 का जीपी
बाय जीपी 420 और एनपी 345। पीएनएल अकाउंट 345। देखो बैलेंस शीट टैली हो रही है 4,60,000। हाँ क्लोजिंग स्टॉक और रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक डाल दो, कितने का था 2 लाख। कोई दिक्कत नहीं। यहां तक समझ में आता है कि ब्रांच के फाइनल अकाउंट्स हमने बना लिए। अब क्या करना चाहिए, ब्रांच के फाइनल अकाउंट्स बना लिए, अब एचओ के बना लो और दोनों को जोड़ दो, हो गया क्वेश्चन पूरा। सही, इतना ही आसान है क्या ये? यस इतना ही आसान है, बट इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स डल जाएंगे। चलो अगले स्टेप पे आओ, देखो पढ़ लो, पढ़ो क्या कहता है वो। हमने फाइनल अकाउंट्स बना लिए ब्रांच के, ठीक है। नोट देखो, नोट क्या कहता है, वो कह रहा है कई बार आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की फिगर मिसिंग होगी। क्लोजिंग स्टॉक की क्या रहेगी, फिगर मिसिंग रहेगी, जिसके लिए आप स्टॉक अकाउंट बना लेना, ठीक है। स्टॉक अकाउंट कैसे बनेगा, कॉस्ट पे बनेगा। ओपनिंग स्टॉक, गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ, एचओ से कितना सामान आया, डेबिट हो गया। जो हमने सामान बेच दिया उसे क्रेडिट करो, लेकिन ध्यान रहे ये स्टॉक बना रहे हो तो कॉस्ट पे बनेगा, ठीक है। जो सामान आपका लॉस हो गया वो क्रेडिट हो गया, तो क्या निकल के आएगी फिगर, क्लोजिंग स्टॉक ही तो निकल के आएगा। तो रीड करो ना अकाउंट को कि मेरे पास स्टार्टिंग में कितना सामान था और मैंने कितना परचेज किया, ये टोटल सामान मेरे हाथ में आ गया, कितना बेच दिया हटाया, कितना लॉस हो गया हटा दिया, क्लोजिंग स्टॉक निकल के आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये तो तब बनाना है जब आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की फिगर मिसिंग हो। जैसे इस क्वेश्चन में तो दे रखी थी, कई बार वो आपको क्लोजिंग स्टॉक की फिगर नहीं देगा, ये सब अलग अलग दे देगा, तो आपको इसको यूज करके स्टॉक अकाउंट बना लेना है, ठीक है। हाँ ये होगी इनवॉइस प्राइस पे, तभी मैंने लिखा है इसे कॉस्ट पे कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। वो करेंगे, आएंगे क्वेश्चंस में आएंगे ना चीजें। अगला स्टेप क्या है, वो कहते हैं ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट एचओ का बना लो आफ्टर कंसीडरिंग द इफेक्ट्स ऑफ रिकंसिलिएशन। और एचओ में भी सेम चीज है, अगर क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है तो स्टॉक अकाउंट बना लेना, ठीक है। तो सर पहले 3 स्टेप्स में तो हमें इतनी कोई परेशानी नहीं है, तो एचओ का भी आप बना लो, क्या ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट। सर ये सब वर्किंग नोट है, ये जो आप बना रहे हो सब कुछ वर्किंग नोट है, यस वर्किंग नोट्स हैं सारे। मेन पार्ट तो सिर्फ क्या है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना, बाकी सब वर्किंग नोट्स है। तो ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट ऑफ एचओ, अभी सिर्फ मैं ट्रेडिंग पीएनएल बना रहा हूं, अभी मैं बैलेंस शीट नहीं बना रहा, बैलेंस शीट अभी देखते हैं कैसे बननी है। ट्रेडिंग पीएनएल ही बना लो सिर्फ एचओ का। सर एचओ का ट्रेडिंग पीएनएल में आप ढूंढ लो क्या क्या आइटम्स आएंगी। एक तो ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा 70,000 का, टू ओपनिंग स्टॉक 70, सेल्स आ जाएगा 15 लाख, बाय सेल्स 15 लाख, अच्छा गुड्स सेंड टू ब्रांच ये कहां पर आएगा, गुड्स सेंड टू ब्रांच ये डेबिट साइड पे लिखूं या क्रेडिट पे लिखूं एचओ के लिए। सर एचओ ने सेल ही तो करी है एक तरीके से, तो एचओ की क्रेडिट साइड पे लिखो, आपने ब्रांच में डेबिट साइड पे लिख दिया तो एचओ में क्रेडिट लिखोगे आप, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच। कितना था 4 लाख, गुड्स एंड ब्रांच भी हो गया आपका 4 लाख, परचेजेस 7 लाख, टू परचेजेस
7 लाख। खर्चे 150, एक्सपेंसेस 150, तो एक्सपेंस थोड़ा नीचे करके दिखा देंगे, 2 एक्सपेंसेस 150। उसके बाद अदर एसेट्स कैपिटल, ये सब बैलेंस शीट का पार्ट है। और एक क्लोजिंग स्टॉक की फिगर थी आपके पास 150। एचओ का क्लोजिंग स्टॉक 150 बाय क्लोजिंग स्टॉक 150, तो आपके पास आ जाएगा जीपी। कितना आता है जीपी? 19 और 20 50 माइनस 770 कर दो, 1180, 1280 आ रहा है, हाँ 1280। 1280 माइनस 150 करोगे तो 1130, 1280 टू एनपी 1130। सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेडिंग पीएल भी बन गया हमारा एचओ का। अब देखो, अब अगले स्टेप पे आओ। अगला स्टेप क्या कह रहा है? प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एचओ एंड ब्रांच। ठीक है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना लो एचओ और ब्रांच का। अब ये मेरे क्वेश्चन का मेन पार्ट है, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, मेन पार्ट। हाँ सर, एचओ की बैलेंस शीट क्यों नहीं बनाई? जो मैं कंसोलिडेटेड बना रहा हूँ ना, वो एचओ की ही है। जो मैं कंसोलिडेटेड बना रहा हूँ वो एचओ ही तो बना रहा है, तो एचओ अलग से अपनी क्यों बनाएगा? एचओ तो क्या कहेगा, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाता है, उसी में ब्रांच जोड़ देंगे। समझ गए? तो मेन पार्ट है आपका कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अब बनाना चालू करो। देखो, फिक्स असेट 5 लाख। फिक्स असेट कितने? एचओ के खुद के फिक्स असेट 5 लाख। तो एचओ अपने लिखेगा फिक्स असेट्स 5 लाख। पहले एचओ का काम पूरा करते हैं, 5 लाख। उसके बाद अभी जैसे मैं बना रहा हूं ना वैसे देखना आप। डेटर्स 1 लाख, एचओ के डेटर्स 1 लाख। अभी सिर्फ इधर देखते चले जाना, बाद में कॉपी करना। और अदर एसेट्स 460, अदर एसेट 460 और कैपिटल 2 लाख। ठीक है, ये मैंने एचओ का डाल दिया सामान, यही था इसकी बैलेंस शीट में। अब वो क्या करेगा, अब एचओ ब्रांच को अपने साथ मर्ज करेगा। ठीक है, तो ब्रांच की बैलेंस शीट उठा लो और ऐड करना शुरू करो। देखो, फिक्स असेट कितने हैं? 2 लाख। ठीक है, तो इसके साथ ही इसे जोड़ दो, प्लस ब्रांच के 2 लाख। टोटल एसेट्स कितने हो गए? 7 लाख। ठीक है, उसके बाद डेटर्स कितने? 50,000। तो ब्रांच वाले एचओ के साथ जोड़ दो 50,000। ठीक है, उसके बाद था आपके पास कैश इन ट्रांजिट। ये ब्रांच का कैश इन ट्रांजिट है, तो सर कैश इन ट्रांजिट तो एचओ का भी था,
एचओ का 5,000 का था, एचओ का 5,000 का था ना, कौन सी वाली एंट्री है 5,000 वाली, ये वाली एंट्री। तो ये एचओ का कैश इन ट्रांजिट 5,000 का है, इसमें ब्रांच वाला जुड़ जाएगा तो टोटल 15,000 रुपये हो जाएगा, प्लस ब्रांच 15, टोटल हो गया आपका 20। एक क्लोजिंग स्टॉक की फिगर थी, एचओ का क्लोजिंग स्टॉक कितना है 150, इसमें ब्रांच का जुड़ेगा 2 लाख, बात समझ में आती है। अब ये जोड़ो, पीएनएल अकाउंट ब्रांच का है 345 और एचओ का पीएनएल कितना है 1130, ठीक है। तो लो पीएनएल अकाउंट, एचओ का 1130 और ब्रांच का 345, तो जोड़ के कितना आता है आपका 1475, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, जुड़ गया आराम से। अब क्या रह गया, अब ब्रांच की बुक्स में एचओ रह गया, ठीक है। ब्रांच की बुक्स में एचओ आ रहा है 1,15,000 रुपये क्रेडिट, चलो मैं एक बार यहां लिखता हूं, एचओ 1,15,000 क्रेडिट, ब्रांच की बुक्स में एचओ आ रहा है 1,15,000 रुपये क्रेडिट, तो एचओ की बुक्स में ब्रांच भी तो आ रहा था 1,15,000 रुपये डेबिट, बोलो हाँ या ना। अगर एचओ ब्रांच की बुक्स में एचओ आ रहा था 1,15,000 का क्रेडिटर, तो एचओ की बुक्स में ब्रांच भी तो डेटर आता ना 1,15,000 से, तो ये तो सर हमेशा कैंसिल ही हो जाएगा, ये तो हमेशा क्या हो जाएगा, कैंसिल ही हो जाएगा, तो इसको दिखाना ही नहीं है सर। कैंसिल तो तब होगा जब अमाउंट सेम होगा सर, हम सेम अपने आप ही कर देंगे। हमारा क्वेश्चन का पहला पार्ट ही है कि बैलेंसेस को सेम करना, इसलिए हम बैलेंसेस को सेम करते हैं, नहीं तो आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी ना, खुल जाएगी बैलेंस शीट, बात समझ में आती है, ठीक है। और वो अकाउंट तो भाई यही बात हुई ना कि मुझे तुमसे 10,000 रुपये लेने हैं, अब मैंने तुमने अपने साथ जोड़ लिया तो मुझे किसी से कुछ लेना देना थोड़ी ना, वो तो पूरी कंपनी को किसी से कुछ लेना देना ही नहीं, तो हटा दिया, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखो बैलेंस शीट टैली होती नहीं होती, अब हो जाएगी आपकी 16,75,000 रुपये, ठीक है। आया समझ में कुछ, ये हमारा इंडिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत ही हल्का क्वेश्चन था, इसमें तो सिखा रहा था मैं, अब इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं आपके लिए। 5 और 10, अच्छा 15 होगा ना, तो ठीक है, ठीक है। अब एक बार स्टेप्स को पढ़ो, इसके आगे क्या कह रहा है वो कह रहा है इनकॉर्पोरेशन एंट्री एचओ क्या डालेगा, ये सब एचओ डालेगा। देखो एचओ ब्रांच के एसेट को अपने साथ जोड़ रहा है, एचओ ब्रांच के एसेट को अपने साथ जोड़ रहा है, तो वो यही तो एंट्री डालेगा कि ब्रांच असेट्स डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, ब्रांच की लायबिलिटी को जोड़ रहा है तो ब्रांच टू लायबिलिटीज, ब्रांच के प्रॉफिट को जोड़ रहा है तो ब्रांच टू पीएनएल, और ब्रांच के अगर लॉसेस को इनकॉर्पोरेट कर रहा है तो पीएनएल टू ब्रांच। आपके असेट्स मेरे बन गए, आपके असेट्स क्या हुए, मेरे बन गए, मैंने ले लिया, खरीदा नहीं है मैंने, ले लिया, मर्ज कर लिया अपने साथ, तो क्या एंट्री डालूंगा, आपके असेट्स अपने बनाने के लिए तो मैं अपने असेट्स को डेबिट करूंगा ना, अपने असेट्स को बढ़ा दूंगा टू ब्रांच। आपकी लायबिलिटी मेरी बन गई तो मैं क्या करूंगा, लायबिलिटीज क्रेडिट करूंगा, ब्रांच डेबिट टू लायबिलिटीज। आपका प्रॉफिट मेरा बन गया तो ब्रांच टू पीएनएल अकाउंट, आपके लॉस मेरे हो गए तो पीएनएल टू ब्रांच। समझ लो, दिल्ली में कुतुब मीनार, मैं कुतुब मीनार के पास से जा रहा था गाड़ी से और देखता हुआ जा रहा था, और मैंने बोला कि आज रात को ना मैं सपनों में कुतुब मीनार खरीद लूंगा। क्या मैं सपने में कुतुब मीनार खरीद सकता हूँ? सर सपने में तो आप कुछ भी खरीद लो, सपने में तो आप भारत के प्रधानमंत्री बन जाओ,
कोई मना कर रहा है? ठीक है, तो सपनों में तो कुछ भी खरीद सकता हूँ, अगर सपनों में खरीद रहा हूँ तो सपनों में मैं एंट्री भी तो डाल सकता हूँ कि कुतुब मीनार डेबिट टू जिसके नाम का कुतुब मीनार है, टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर मैं सपनों में कुतुब मीनार खरीद रहा हूं तो मैं यही एंट्री डालूंगा ना, कुतुब मीनार अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सपनों में ताजमहल खरीदा तो ताजमहल अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या मैं एंट्री डाल सकता हूं? यस, सपनों में तो कुछ भी कर लो। तो जब मैं ब्रांच को अपने साथ इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं तो ब्रांच के सारे एसेट्स डेबिट करूंगा टू ब्रांच अकाउंट। ये एक्चुअली मैंने खरीदे नहीं है, ये सिर्फ बैलेंस शीट फाइनलाइज करने के लिए मैंने उसकी वैल्यूज को अपने साथ मर्ज किया, मैंने खरीदे नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं वैल्यूज को मतलब उसके सामान को, ब्रांच के सामान को अपने साथ मर्ज कर रहा हूं तो ब्रांच भी तो एंट्री डालेगा। ब्रांच क्या एंट्री डालेगा? ब्रांच अपने सामान को हटाने की एंट्री डालेगा। ब्रांच एंट्री डालेगा एचओ टू एसेट्स, लाइबिलिटीज टू एचओ, प्रॉफिट गया उसका तो पीएनएल टू एचओ, लॉसेस गए तो एचओ टू पीएनएल। ये एंट्रीज भी कई बार एग्जाम में पूछ लेता आपसे। ठीक है, तो देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि इनकॉर्पोरेशन एंट्री डालो, इनकॉर्पोरेशन एंट्रीज, अच्छा इनकॉर्पोरेशन एंट्रीज किसकी बुक्स में है? ये एचओ की बुक्स में। इनकॉर्पोरेट कौन कर रहा है ब्रांच को? एचओ कर रहा है, तो इनकॉर्पोरेशन एंट्रीज हमेशा एचओ की बुक्स में होती है, तो बुक्स ऑफ एचओ। तो क्या एंट्री डालेगा? वो बोलेगा ब्रांच के फिक्स एसेट डेबिट, ब्रांच के डेटर्स डेबिट, ब्रांच का कैश इन ट्रांजिट डेबिट, ब्रांच का स्टॉक डेबिट टू ब्रांच। ये तो एंट्री डालेगा। ब्रांच के असेट्स डेबिट दिस, दिस और क्या क्या था, दिस और दिस, इन सारे एसेट को डेबिट करेगा टू ब्रांच। तो डालो ब्रांच फिक्स्ड एसेट्स डेबिट, ब्रांच डेटर्स डेबिट, ब्रांच कैश इन ट्रांजिट डेबिट, और क्या था, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। वैल्यू बताना कितनी कितनी थी? 2 लाख, डेटर्स थे 50, कैश इन ट्रांजिट था आपका 10 और स्टॉक कितना? 2 लाख, 4,60,000। सारे एसेट्स ले लिए। अब ऐसी लाइबिलिटी लेने की एंट्री करो। लाइबिलिटी में क्या है? लाइबिलिटी में कुछ नहीं है, सब पीएनएल ही है बस। लाइबिलिटी में क्या है? सिर्फ पीएनएल अकाउंट है, तो पीएनएल ले लो। पीएनएल अकाउंट, सॉरी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। ब्रांच टू पीएनएल अकाउंट। $345। ठीक है, ठीक है। अब कई बार वो बोलेगा कि एचओ की बुक्स में ब्रांच अकाउंट भी बनाओ। ये सब मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में मांग लेता है वो। मान लो कहेगा कि सिर्फ इनकॉर्पोरेशन एंट्री डालो, ब्रांच अकाउंट बना के दिखाओ, तो ये एंट्री आपको डालनी हो, ब्रांच अकाउंट बनाना है। तो खाली ब्रांच अकाउंट उसने अगर आपसे पूछा कि ब्रांच अकाउंट बना के दिखाओ इन द बुक्स ऑफ एचओ, तो कैसे बनाओगे ब्रांच अकाउंट? बताओ कैसे बनाओगे ब्रांच अकाउंट? सब ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए ब्रांच का ओपनिंग बैलेंस देखो। ओपनिंग बैलेंस कितना था ब्रांच का? एचओ उसमें ब्रांच का बैलेंस था 1,20,000 रुपये डेबिट बैलेंस, 1,20,000 रुपये डेबिट बैलेंस टू बैलेंस बीडी 1,20। सर ये तो ठीक हो गया था, ये तो आपने ठीक कर दिया था, 5,000 रुपये की एंट्री डाल के लो डाल दी मैंने बाय कैश इन ट्रांजिट। ठीक करके दिखाओगे ना आप एंट्री डाल के, तो लेजर में भी तो डाल के दिखाओगे उसे बाय कैश इन ट्रांजिट। उसके बाद इन एंट्री का इफेक्ट डाल दो बाय ब्रांच फिक्स एसेट्स डेटर्स कैश इन ट्रांजिट
स्टॉक 2,50,000, 10,000, 2,00,000 और 2 P&L अकाउंट 345। और ऑब्वियसली ये अकाउंट आपका क्या होगा, मैच होगा। ये अकाउंट तो मैच करेगा ही करेगा ना। जब आपने पूरा ब्रांच ही अपने साथ जोड़ दिया तो उसको तो वो तो टैली हो ही जाएगा ना आपका, उसमें कोई डिफरेंस थोड़ी ना बचेगा। बोलो, आया समझ में? ऐसे ही अगर आपको मान लो ब्रांच की बुक्स में काम करना हो तो कैसे करोगे? जैसे यहां पर मैंने लिखा इनकॉर्पोरेशन एंट्रीज, तो ब्रांच की बुक्स में क्या लिखूं मैं? मर्ज एंट्रीज। हाँ, क्या लिखूं? बोलो। अगर एचओ की बुक्स में लिख रहे हो तुम शुरुआत करने की एंट्री, इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या हुआ, शुरुआत करने की एंट्री, तो वहां पर क्या करोगे? बंद करने की एंट्री, तो क्लोजिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज बुक्स ऑफ ब्रांच। तो ये वर्ड्स होंगे क्वेश्चन में आपके पास। वो बोलेगा पास नेसेसरी क्लोजिंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। आप सर कुछ आओगे कि सर क्या मांग लिया, ये है, ठीक है, बुक्स ऑफ ब्रांच। तो ब्रांच का क्या एंट्री डालेगा? पहला देखो, ब्रांच अपने एसेट्स दे रहा है तो कुछ नहीं करना, इन एंट्री को उल्टा ही तो करना है। ब्रांच अपने एसेट्स दे रहा है तो वो डालेगा एचओ डेबिट, एचओ डेबिट टू फिक्स एसेट्स। अब देखो ब्रांच अपने नाम एसेट्स के नाम के आगे ब्रांच वर्ड नहीं लिखेगा, ठीक है, एचओ जरूर लिखेगा ब्रांच, क्योंकि वो अलग अलग करेगा कि मेरे खुद के कितने और ब्रांच के कितने, लेकिन ये तो नॉर्मल लिखेगा फिक्स एसेट्स, डेटर्स, कैश इन ट्रांजिट और स्टॉक। 460, 2,50,000, 10,000, 2,00,000, ठीक है। एक पीएनएल चला गया था इसका, तो पीएनएल टू एचओ, पीएनएल टू एचओ हाउ मच? 345, ठीक है। और ऐसे ही ब्रांच की बुक्स में आप एचओ का अकाउंट भी बना सकते हो कुछ इस तरीके से। एचओ का क्रेडिट बैलेंस था कितना, पहले से कितना बैलेंस दिखा रखा था? 1,05,000 रुपये, गुड, 1,05,000 रुपये। आपने एक एंट्री डाली थी ठीक करने के लिए, बाय कैश इन ट्रांजिट, यही एंट्री डालती कैश इन ट्रांजिट कितने की? 10,000 रुपये की, हो गया था 1,15, ठीक है। अब इनका इफेक्ट डाल दो, 2 फिक्स एसेट्स, 2 डेटर्स, 2 स्टॉक एंड 2 कैश इन ट्रांजिट। $2,50,000, 10 नहीं, स्टॉक 2,00,000 का था और कैश इन ट्रांजिट 10, और एक पीएनएल अकाउंट आ गया था, बाय पीएनएल अकाउंट, ये चला गया था पीएनएल अकाउंट कितने का? 345। अकाउंट हमेशा क्या होगा? टैली। हाँ, टैली नहीं होता, गलती है आपकी, टैली नहीं होता तो गलती कहाँ कर दी आपने? रिकंसिलेशन में गलती करी हुई है, फिर तभी टैली नहीं हो रहा। ऐसा क्यों बोला मैंने कि सर रिकंसिलेशन में गलती है तभी टैली नहीं हो रहा, और कहीं गलती नहीं होगी? एक चीज बताओ, पॉइंट समझो मैं क्या कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो अगर आपका ये टैली नहीं हो रहा ना, तो आपकी यहाँ कहीं रिकंसिलेशन में ही एरर है, ये पूरी इसमें कोई एरर नहीं है, बैलेंस शीट आइटम्स में कोई एरर नहीं है। क्यों नहीं होगा बैलेंस शीट आइटम्स में कोई एरर? क्योंकि बैलेंस शीट तो आप ऊपर से टैली करते हुए आ रहे हो, अगर वहीं पर ही कुछ एरर होगा तो यहाँ तक आप पहुँचोगे ही नहीं। अगर वो सब टैली टूली करते हुए आ रहे हो, वो सब ठीक है, तो रिकंसिलेशन में तो फंसे हुए हो तुम। और हालांकि उसमें भी नहीं फंसोगे,
क्योंकि उसमें अगर फंस गए तो उसका भी इफेक्ट आपका बैलेंस शीट में कहीं ना कहीं आ जाएगा। वो तो ठीक है, अगर तुम्हें याद होगा कि दिखाना ही नहीं है, इग्नोर कर दोगे तो आप यहां पर फंस जाओगे। समझ पा रहे? तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ इंडिपेंडेंट ब्रांच। बाकी इसमें और क्या क्या था पॉइंट, मैं काफी हद तक आपको बता चुका हूं पॉइंट। देखो ये सब क्लोजिंग एंट्रीज होती हैं, ये सब हमने देख ली, क्लोजिंग एंट्री कैसे करनी है पास, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो क्वेश्चन में लिखा है फुल इनकॉर्पोरेशन करनी है या ट्रायल को इनकॉर्पोरेट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम जब इनकॉर्पोरेशन एंट्री डाल रहे हैं ना, सीधा पीएनएल की एंट्री डाल रहे हैं, तो पीएनएल की एंट्री हम एक ही नहीं डालेंगे, हम क्या करेंगे, इनकम की एंट्रीज अलग डालेंगे, एक्सपेंसेस की एंट्री अलग डालेंगे, वो अपने आप ही पीएनएल बन जाएगा। भाई पीएनएल कैसे बनता है, पीएनएल कैसे बनता है, आपकी इनकम और एक्सपेंस नेट करके तो प्रॉफिट आता है। वो कह रहे हैं नेट करके पीएनएल की एंट्री डालने के बजाय अगर मैं इनकम की एंट्री अलग डालूं, खर्चों की एंट्री अलग डालूं, तो बात तो वही आ जानी है, बात तो वही आ जानी है, बट मैंने उसे डिटेल करके दे दिया। वो अगर क्वेश्चन मांगेगा तो ऐसा भी मैं कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट ईयर रिवर्स करते हैं, तो ये तो मैंने ऐसे नॉलेज के लिखा था पॉइंट, इसका मैं कुछ करना भी नहीं है। ये पॉइंट अभी हमारा रह रहा है, इसको मैं अभी बाद में कराऊंगा, कोई क्वेश्चन से कराऊंगा। लॉस भी हम इनकॉर्पोरेट कर देंगे, ठीक है। और ये एंट्री अगर कुछ ऐसी होंगी कि भाई एसेट्स उसका था लेकिन उसने भेज दिया अकाउंट, वो मेंटेन करे तो हो जाएगा, एक्सपेंसेस इनकर करें उसकी एंट्री भी हम डाल देंगे, ठीक है। तो मोटा मोटा आपका ये खत्म हो गया। एक छोटा सा अनरियलाइज प्रॉफिट का पॉइंट है, वो कि क्वेश्चन में आएगा तो हम उसको करें, ठीक है। तो मुझे बताओ क्या आप लोगों को समझ में आया या नहीं, समझ में आया इंडिपेंडेंट कैसे करना है? कोई होमवर्क नहीं है अभी, क्योंकि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल ही कराया, कॉन्सेप्ट ही समझाया। आज होमवर्क होगा अगली क्लास से, क्योंकि अभी मेरे को क्वेश्चन स्टार्ट कराने हैं आपको, ठीक है। तो अभी आप इसको अच्छे से पढ़ के आना। ये एग्जाम्पल भी अगर आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगा ना, तो आप इंडिपेंडेंट का क्वेश्चन करने लायक बन जाओगे। और अगर ये आप घर पे नहीं देख के आओगे तो अगली क्लास में फिर क्या हो रहा होगा आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स तो आप पढ़ोगे, थोड़ा अप्लाई करोगे, तभी धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठेंगे ना। मेन ऑब्जेक्टिव इज कि हमें हेड ऑफिस की फाइनल कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। उसके लिए दो बंदे हैं, ब्रांच और एचओ। तो क्या करूं मैं, सब ब्रांच और एचओ को जोड़ के तो बनेगी। तो ब्रांच और एचओ को जोड़ने के लिए पहले ब्रांच पूरी फाइनल कर लो, ब्रांच की बैलेंस शीट बना लो, फिर एचओ की इंफॉर्मेशन हमारे पास है, एचओ का पीएल बनाओ, और एचओ की बैलेंस शीट बनाते बनाते ब्रांच जोड़ना शुरू कर दो, हो गया काम, ठीक है। चलो, तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है जी। चलिए फिर, ओके।